नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा में आज हम मगध के उत्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले एक नज़र हम अब तक के अध्ययन के बारे में डाल लेते हैं कि हमने किस प्रकार भारतीय इतिहास का अध्ययन अब तक किया। भारतीय इतिहास की यात्रा हमने मानव की उत्पत्ति से प्रारंभ की। इसके बाद हमने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया। आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक काल को समझा। बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया, जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया और अंततः 16 महाजनपद कैसे आए उनका अध्ययन किया। आज के व्याख्यान में हम मगध के उत्कर्ष का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम अपने पिछले व्याख्यान में समझ चुके हैं कि भारत में 16 महाजनपदों का विकास हो चुका था, जिनमें मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी और भारतीय इतिहास का सफर मगध महाजनपद के इर्द गिर्द ही घूमता है। मगध महाजनपद में एक के बाद एक शक्तिशाली राजवंश आए, जिन्होंने अपना राज्य विस्तार विकसित रूप में किया। मगध में आए 6 राजवंशों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो एक के बाद एक आए और इन्होंने अपना राजतंत्र स्थापित किया। आज हम हर्यक वंश को समझेंगे। हर्यक वंश के उपरांत शिशुनाग वंश के जो राजा आए उनके बारे में समझेंगे। नंद वंश को समझेंगे, मौर्य वंश को समझेंगे, शुंग वंश का अध्ययन करेंगे और कर्ण वंश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि मगध जो क्षेत्र था वह आज के आधुनिक बिहार का क्षेत्र था और वंशों की नामावली याद करने के लिए सबसे अच्छी एक ट्रिक बनाई गई है, हसीना मासुका। क्या है? हसीना मासुका। इससे आप जो 6 वंश थे मगध महाजनपद के, इनको आप याद रख सकते हैं। हसीना में है हा से हर्यक वंश, सी से है शिशुनाग वंश, ना से है नंद वंश, मा से है मौर्य वंश, सु से है शुंग वंश, का से है कर्ण वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश और कर्ण वंश, यानी हसीना मासुका। इससे आप इनका क्रम याद रख सकते हैं। परीक्षा में यह क्रम भी पूछ लिया जाता है। हर्यक वंश की शुरुआत 544 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई, जिसमें बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे, इन्होंने 544 ईसा वर्ष पूर्व से 492 ईसा वर्ष पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाले थे तथा इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह या ग्रीवज को बनाया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रदोत के द्वार में चिकित्सा के लिए भेजा। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बिंबिसार और चंडप्रदोत समकालीन थे, जो कि इस समय जो गौतम बुद्ध थे उनके समकालीन थे। तो ये इन दोनों के राजाओं में जो भी संबंध थे उसके बारे में एक प्रमाण मिलता है कि बिंबिसार जब जो चंडप्रदोत थे, जो उस समय बीमारी से ग्रस्त थे और इनकी बीमारी का हाल देखने के लिए जो भी यहाँ से सूचना आई होगी, तो उस पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य यानी स्वयं के राजवैद्य को, जो डॉक्टर था उनको किसके पास? चंडप्रदोत के पास भेजा। तो इससे हमें पता लगता है कि इस समय इन लोगों के मित्रतावश संबंध थे। जो अपना पर्सनल जो डॉक्टर है या वैद्य है उसके लिए एक दूसरे राजा के पास भेजता है, तो मित्रतावश संबंध रहे होंगे। तो इन्होंने अपना इलाज कराया और ये प्रसन्न हो गए। एक दूसरे के साथ मित्रतावत संबंध का हमें यहाँ से पता लगता है। बिंबिसार की 3 पत्नियाँ थीं। एक का नाम कौशला देवी, दूसरी का नाम चिलना और तीसरी का नाम क्षेमा था। 492 ईस्वी में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, जो कि इनका पुत्र था। अपने पिता की हत्या करके स्वयं शासक बना। इसे पितृहंता भी कहा जाता था। इसने पिता की हत्या की, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता था। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुद्ध के जो अवशेष थे उनको राजगृह में एक स्तूप बनाकर संरक्षित रखा। किसने रखा? अजातशत्रु ने।
अजातशत्रु प्रारंभ में तो जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में यह गौतम बुद्ध से प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म को मानने लगा। बौद्ध धर्म को मानने का प्रमाण यही है कि इनके जो भी अवशेष थे उनके लिए एक स्तूप बनाकर इसने संरक्षित किया। इसी के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो बौद्ध संगीति हुई, प्रथम बौद्ध संगीति, वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई और यह 583 ईसा पूर्व हुई थी। अजातशत्रु ने 592 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। जिस प्रकार बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, उसी प्रकार अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी और 460 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठ गया। इसने 460 ईस्वी से 444 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसने जो भी कार्य किए उसके बारे में समझ लेते हैं। उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा नगर बसाया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जो इसने कुसुमपुरा नगर बसाया उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह जैन धर्मावलंबी था और बाद में बौद्ध धर्मावलंबी बन गया। यह भी अपने पिता की तरह पहले जैन धर्म को मानता था और बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। पितृहंताओं के शासनकाल से जनता उत्पीड़ित हो गई और जनता ने पितृहंताओं के शासन को उतारकर शिशुनाग नामक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी समय शिशुनाग वंश की नींव पड़ी। शिशुनाग अमान्य था क्योंकि यह हर्यक वंश से संबंध नहीं रखता था। इनका जो पुत्र था नागदशक, यह इनके वंश से संबंधित था, इनके परिवार का था। इसलिए हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह नागदशक था, जिसकी हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने कर दी। और शिशुनाग की हत्या करके इसने शिशुनाग वंश की नींव डाली। उसने हर्यक वंश को ही समाप्त कर दिया और अपना नया वंश बनाया। क्या? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में हम समझ लेते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र किसने? सोन एवं गंगा नदी के किनारे उदयन ने बसाया था। उस पाटलिपुत्र की राजधानी पहले थी किसकी? शिशुनाग की। लेकिन बाद में इसने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करके कहाँ पर रख ली? वैशाली में। वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने काशी एवं वत्स महाजनपद को मगध में मिला लिया। अब ये राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने राज्य का एक्सपेंशन करने लगा। चूँकि यह बहुत योग्य शासक था और योग्यता के कारण ही जनता ने इसे गद्दी पर बैठाया था। इसने काशी, जो कि शुरुआत से ही बहुत बड़ा महानगर रहा है और यह एक महाजनपद भी थी, उसको मगध महाजनपद में मिला लिया। वत्स, जो कि 10 गणराज्यों का संघ था, उसको भी उसके लिए भी किसने? शिशुनाग ने अपने राज्य में मिला लिया। शिशुनाग के उपरांत कालाशोक नाम का शासक गद्दी पर बैठा। कालाशोक देखने में बहुत काला था और इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। पिछले व्याख्यान में हमने समझा कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। यह 383 ईसा पूर्व हुई थी। कालाशोक के उपरांत नंदीवर्धन गद्दी पर बैठा। जो नंदीवर्धन था वह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या महापद्मनन ने कर दी तथा नंद वंश की स्थापना की। अब हम नंद वंश के बारे में समझ लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनन को माना जाता है। यह क्षत्रियों से बैरभाव रखता था तथा उनकी हत्या कर देता था। इस कारण से सर्वक्षत्रहंत्रा या द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। यह परशुराम के समान किससे? क्षत्रियों से बैरभाव रखता था। जो भी क्षत्रिय उठ खड़ा होता था इसके खिलाफ उसकी हत्या कर देता था। इसी कारण से सर्वक्षत्रहंता या दूसरा परशुराम कहा जाता है। इसने अपने राज्य में आसपास के समस्त इलाकों पर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चूँकि शिशुनाग द्वारा इसको पहले से ही बहुत बड़ा साम्राज्य मिल चुका था, उसके बाद भी इसके पास जो शक्तियाँ थीं उनका उपयोग करते हुए इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया तथा एक क्षत्रप की उपाधि हासिल की।
महापद्मनन के 8 पुत्र थे। इसमें एक पुत्र का नाम घनानंद था, जिसके शासनकाल में सिकंदर भारत आया था तथा उसने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जो आज का पाकिस्तान क्षेत्र है, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। उस समय के महान विद्वान चाणक्य, जो कि देश एवं विदेश की नीतियों का अध्ययन कर रहे थे, उनको सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने की जानकारी थी। इसी जानकारी के चलते चाणक्य घनानंद के पास देश के विध्वंस न होने की सलाह देते हैं कि इस प्रकार की आक्रांता हमारे देश में आने वाली है। इस पर घनानंद चाणक्य की क्रूर आलोचना करते हैं। घमंडी राजा का स्वभाव देख एवं चाणक्य अपने अपमान से क्रोधित होकर वहीं पर अपनी शिखा खोल देते हैं और बोलते हैं कि ये चोटी मैं तभी बांधूंगा जब मैं आपके साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। इसके उपरांत चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद को युद्ध में पराजित कर देते हैं एवं मौर्य वंश की नींव डाली जाती है। मौर्य वंश के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि शासक बन चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी यूनानी साहित्य से भी मिलती है, जहां इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य ना होकर सेंड्रोकोट्स मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तक्षशिला यूनिवर्सिटी से की थी या तक्षशिला विश्वविद्यालय से की थी, जो कि भारत में था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में यानी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के जो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। सेल्यूकस ने पराजित होने के पश्चात अपने राज्य का आधा हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया एवं अपनी पुत्री सेंट हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठता है, जो कि 272 ईसा पूर्व तक शासन करता है। आइए बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं, जो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। बिंदुसार को यूनानी लेखों में अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात का मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला कहा गया। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी। जो सीरिया का समकालीन राजा था, उससे बिंदुसार चूँकि मगध महाजनपद का राजा था, बहुत ही बड़ा ओहदा रखते थे। इन्होंने जो सीरिया का राजा था उससे 3 वस्तुएं मांगी। इन 3 वस्तुओं के बारे में पूछ लिया जाता है। मीठी मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक की मांग की, लेकिन जो एंटियोकस था उसने मदिरा एवं सूखे अंजीर तो भेजे, लेकिन दार्शनिक को भेजने के लिए मना कर दिया और मना करते ही यह तर्क भी दिया कि दार्शनिक को भेजना या अन्य देश के लिए यह दार्शनिक का विक्रय करना इनके ग्रंथों में पाप माना जाता है। अतः उसने इस चीज़ को ना मानते हुए उसकी अवमानना की। सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा। इसको दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था, लेकिन इसने अपना राजदरबार में अपना राजदूत डायमेकस भेजा तथा जो उस समकालीन जो मिस्र के राजा थे टालमी फिलाडेल्फस, इन्होंने अपना राजदूत डायोनिसस बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के शासनकाल में उनका बेटा उज्जैन का गवर्नर था। उनका जो बेटा था उस समय उज्जैन का गवर्नर था, जो कि आगे चलकर सम्राट अशोक के नाम से जाने गए। एक समय बिंदुसार का विद्रोह उज्जैन में हो रहा था, अतः इसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक के लिए वहाँ का गवर्नर बनाया और वहाँ पर भेजा। जब अशोक वहाँ पर गए तो उनका जोड़ तोड़ से स्वागत हुआ और सम्मानपूर्वक उन्हें अपना गवर्नर स्वीकार कर लिया। वहाँ की जनता ने इनका बहुत ही सम्मान किया। इसके बाद हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। आइए सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय यह उज्जैन का गवर्नर था। इसका अपना विधिवत राज्याभिषेक
जो कि इसका पहले राज्याभिषेक हुआ था, पिता की मृत्यु के बाद हुआ था, तो उसने ठीक तरीके से नहीं हो पाया था। इसने 269 ईस्वी में अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया। यह अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। इस तथ्य की जानकारी सहेली अनुश्रुति से मिलती है। इसकी पत्नी महादेवी एवं उनकी संतान महेंद्र एवं संघमित्रा का नाम अभिलेखों में नहीं मिलता। जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इस समय के जो अभिलेख हैं उनसे इसकी जानकारी नहीं मिलती कि इसकी जो पत्नी थी महादेवी एवं पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा थे, इसकी जानकारी किसी भी अभिलेख से नहीं मिलती। यह किंवदंतियों कहानियों से मिलती है। और इसकी जो दूसरी पत्नी थी उसकी जानकारी, जो कि जिनका नाम कारुबाकी और पुत्र तीवर था, उनकी जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। यह जानकारी प्रयाग प्रशस्ति लेख से प्राप्त होती है। पेपर में पूछ लिया जाता है इनकी पत्नी कारुबाकी एवं पुत्र तीवर की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख से इनकी जानकारी मिलती है। अशोक ने अपने जो भी अभिलेख रहे वह 3 भाषाओं में लिखवाए थे। इनकी भाषा खरोष्टी जो कि यूनानी थी, अरमाइक और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाए थे। 3 भाषाएं आपको याद रखनी है। 3 भाषाओं में इसके अभिलेख मिलते हैं। पहली है खरोष्टी, दूसरी है अरमाइक और तीसरी है ब्राह्मी लिपि। इन 3 भाषाओं में इसने अपने अभिलेख गुदवाए थे या लिखवाए थे। सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया एक युद्ध जो कि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, यह इसके बारे में जानते हैं। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने मगध प्रांत के एक प्रांत, मगध का जो एक प्रांत था कलिंग, उस पर आक्रमण किया जहां खारवेल का राजा नंदराज शासन कर रहा था। इस युद्ध में भारी जनसंहार हुआ। इस जनसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने भविष्य में कभी युद्ध न करने की शपथ ली। यहीं अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष का नारा दिया। पूछ लिया जाता है युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष का नारा कहाँ दिया गया था? यह दिया गया था कलिंग युद्ध में, खारवेल क्षेत्र में। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें अभिलेख से मिलती है। जो कलिंग युद्ध हुआ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह 13वें अभिलेख से मिलती है। कलिंग युद्ध में कलिंग की ओर से खारवेल के राजा नंदराज के नेतृत्व किया। खारवेल की ओर से किसने? नंदराज ने नेतृत्व किया। और कलिंग युद्ध में एक साइड कौन था? सम्राट अशोक थे, दूसरी साइड थे नंदराज। अशोक ने अपने 14वें अभिलेख में भारत के 14 अभिलेख भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर गुदवाए थे। जो इससे अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो 14 अभिलेख हैं, वो भारत के अलग अलग स्थानों पर थे। इससे पता लगता है कि इसका शासन अलग अलग स्थानों पर था। प्रयाग का नाम इलाहाबाद अकबर ने रखा। जो प्रयाग था उसका नाम बदलकर अकबर ने रखा। जो अशोक के समय पर इस स्थान का नाम प्रयाग ही था। अब योगी जी ने बदलकर वापस इसको प्रयाग कर दिया है। अशोक की बौद्ध धर्म में दीक्षा का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक का नाम अशोक मास्की अभिलेख से मिलता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से मिलता है? जो मास्की अभिलेख है, मास्की अभिलेख से पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक है। जबकि भाब्रू अभिलेख से उसका नाम प्रियदर्शी उल्लेखित है। भाब्रू जो अभिलेख है उसमें उसका नाम प्रियदर्शी उल्लेखित है। सांची का सारनाथ और कौशाम्बी स्तंभलेख से कौशाम्बी के स्तंभलेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में फूट न डालने की बात कही गई है। फूट न डालने की बात किस स्तंभलेख में कही गई है? कौशाम्बी एवं सांची के सारनाथ अभिलेख में। कल्लण की जो पुस्तक है राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर नदी के तट पर 2 नगर ललित पाटन एवं श्रीनगर नगर की स्थापना की। अशोक के गुफालेखों के बारे में जानकारी देखते हैं। गुफालेखों की संख्या 3 है। अशोक के जो गुफालेख हैं उनकी संख्या 3 है।
ये लेक बिहार स्थित बराबर की पहाड़ियों में स्थित हैं। ये गुफाओं की संख्या 4 है। 4 में से 3 जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर यह अंकित हैं। गुफा लेख 3 गुफाओं पर अंकित हैं, गुफाओं की दीवारों पर। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 में मिली थी। जो जेम्स प्रिंसेप थे ब्रिटिश शासनकाल में, इन्होंने अशोक के जो गुफा लेख थे गुफा में जाकर उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। स्तंभ लेख, जो स्तंभ लेख थे इनकी संख्या 7 है। अशोक के जो स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 7 है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण टोपरा स्तंभ लेख एवं मेरठ स्तंभ लेख महत्वपूर्ण है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कुंडिक था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में एक दृष्टि डाल लेते हैं कि क्या इस प्रकार के प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी किस प्रकार की थी। मौर्य काल में जो केंद्रीय शासन था, आज मान लो जैसे मोदी सरकार है उसी प्रकार जो केंद्रीय शासन था वह सुविधा की दृष्टि से कई विभागों में विभक्त था। अलग अलग मिनिस्ट्री या मंत्रालय बनाए गए थे। इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। जिस प्रकार आज इनको मंत्रालय या मिनिस्ट्री कहा जाता है उस प्रकार उसको उस समय उसको तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक विभाग का जो मुखिया होता था उस मुखिया को अमात्य कहा जाता था। आज के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं जो कि एक विभाग में एक ही होता है, तो किसी 2 विभागों का एक मंत्री भी होता है। तो जिस प्रकार आज मंत्री हैं तो जो कैबिनेट मंत्री हैं उस प्रकार उस समय पर अमात्य होते थे। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो इनकी जो बुक है, तो आज उस समय की हम क्या कह सकते हैं, उसको संविधान भी कह सकते हैं अर्थशास्त्र को, जिसमें राजनीति की जो भी जानकारी थी उसमें अर्थशास्त्र में लिखी हुई थी। इसमें 18 तीर्थों का या 18 अमात्यों का वर्णन मिलता है। हम सोच सकते हैं कि इस समय पर 18 विभागों के लिए 18 अलग अलग मंत्री नियुक्त किए गए थे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित कुछ जानकारियाँ भी पूछ ली जाती हैं। इनके बारे में हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अमात्य। जो अमात्य था सन्निधाता, कोषागार, शस्त्रागार का अधिकारी था। जो भी हथियार वगैरह रखे जाते थे उसके लिए एक मंत्री था, और कोषागार के लिए भी मंत्री था। उसे क्या कहा जाता था? सन्निधाता कहा जाता था। समाहर्ता, राज्य की संपत्ति आय व्यय का अधिकारी, जो भी आय व्यय का जो हिसाब रखता था, फाइनेंस संबंधी जो भी जानकारी थी वह समाहर्ता रखता था। नायक, नगर का रक्षक या डिफेंस के लिए जो भी नियुक्त किया जाता था उसको नायक कहा जाता था। अंतपाल, सीमा रक्षा अधिकारी, जो भी सीमाएं थी उनकी उस विभाग की जिम्मेदारी अंतपाल के पास होती थी। व्यवहारिक, प्रधान न्यायाधिकारी था। प्रधान न्यायाधिकारी के लिए क्या कहा जाता था? व्यवहारिक कहा जाता था। प्रादेशिक, जिले का पदाधिकारी, आज का कलेक्टर जो कि यूपीएससी से बनते हैं उस समय पर प्रादेशिक कहा जाता था। जिले के अधिकारी को प्रादेशिक कहा जाता था। राजुक, प्रांतीय स्तर का अधिकारी, जो कि केंद्र के अलावा जो भी प्रांत थे प्रांतीय स्तर के अधिकारियों को, जैसे आज भारत देश में जो मुख्यमंत्री है उसके जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री है उसके अंडर जो राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं उस प्रकार के पद को राजुक कहा जाता था। युक्त, राजस्व संग्रह करने वाला, जो राजस्व का संग्रह करते थे उनके लिए युक्त कहा जाता था। सम्राट का सहायक अधिकारी, जो सम्राट का सहायक अधिकारी, आज का मान लें हम कि जैसे होम मिनिस्टर होते हैं, तो उस प्रकार उस समय जो सम्राट का सहायक अधिकारी होता था वह था महामात्य कहा जाता था। मौर्य काल में भूमि कर या उपज का 1/6 या 1/4 भाग होता था। जो भी टैक्स देना पड़ता था भूमि के लिए वह 1/6 और 1/4
4 की दर से देना होता था। अब जो जहाँ जिस स्थान पर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ रही होंगी, कहीं पर उपज ठीक ना होती होगी वहाँ पर 1.4, व जहाँ पर उपज ठीक तरह से होती होगी वहाँ पर 1.6 देना होता होगा। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। गुप्तचर भी इसमें 2 प्रकार के रखे गए थे जो अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। इसमें एक प्रकार के जो गुप्तचर थे उनको स्थान या स्थिर प्रकृति के होते थे, एक ही स्थान पर रहकर सारी जानकारियाँ कहाँ पे राजा को देते थे। और एक थे संचारण, ये घुमक्कड़ प्रकृति के थे, जो यहाँ वहाँ घूमकर जो भी राज्य की जानकारियाँ हैं वो अपने शासक वर्ग या राजा तक पहुँचाते थे। मौर्य वंश के बारे में पूछी जाने वाली और जानकारी देख लेते हैं। अशोक की जो अर्थव्यवस्था थी एवं कर प्रणाली थी उसकी जानकारी रुक्मिणदेयी अभिलेख से मिलती है। इसकी कर प्रणाली की जो राज्य व्यवस्था में जो कर प्रणाली की व्यवस्था थी उसकी जानकारी रुक्मिणदेयी अभिलेख से मिलती है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कृपया जो आपकी जो जानकारी है उसको नोट करते जाएं। भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी मिलती है। जो भाब्रू अभिलेख है इससे ग्रहण करने की मतलब जो इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इसे हम याद रखने के लिए इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब इसने कलिंग का युद्ध किया तो ये कलिंग के युद्ध में इसने जो जनसंहार हुआ, जो यहाँ पर हत्याएं हुई, उनसे यह भावुक हो गया या भाब्रू अभिलेख से हमें क्या मिलता है, फिर इसने जो लिबरल होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, इससे हमें भाब्रू अभिलेख से बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी मिलती है। आप किसी भी प्रकार अपने माइंड में ट्रैक बनाकर या कुछ भी माध्यम से याद रख सकते हैं, और सीधे तौर पर अगर आपके लिए अगर याद हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 2 देवताओं के बारे में वर्णन किया है। इसमें शिव के लिए डायोनियस एवं हरकिल्स जो कि कृष्ण के लिए संबोधन किया है। इस प्रकार के नाम से मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में वर्णन मिलता है। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक में जो गोमतेश्वर मंदिर है वो जो कि श्रवणबेलगोला में स्थित है, इसका निर्माण गंग राजा चामुंडराय ने करवाया था। हम जो भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं वह ईसवी संवत के अनुसार करते हैं। ईसवी जो ईसा पूर्व ईसा मसीह के जो समय था, जो जिनके जन्म का समय माना जाता है उसके आधार पर किया जाता है। इसके अलावा भारत में 4 और संवत चलते हैं। इन संवत के अनुसार जो ईसा पूर्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो ईसा मसीह का जन्म था, इनसे 58 ईसा वर्ष पूर्व ईस्वी में क्या चला, विक्रम संवत चला था। शक संवत 78 ईस्वी में चला। गुप्त संवत 320 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। जो हर्ष संवत था वह 606 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। जो भी महान राजा हुए उन्होंने अपने जन्म के या शासनकाल के समय को ही शून्यकाल मानकर अपने संवत की स्थापना कर दी। और अकबर के समय पर एक हिजरी संवत भी चला था। अपने इन्होंने कैलेंडर जारी किए ताकि जो भी महान राजा हैं उनके बारे में जानकारी हो सके तथा यह भविष्य में खुद के लिए महान सिद्ध कर सके, तथा इन राजाओं की महानता को देखकर इस समय के समकालीन लोगों ने इनके जन्म काल के हुई या इनके शासनकाल को ही शून्यकाल बनाकर कैलेंडर जारी कर दिए गए थे। आज के व्याख्यान में इतना ही। आगे हम इन जो शासनकाल है राजाओं के और इस समय के मगध महाजनपद के बारे में अपने अगले लेक्चर में इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, जानकारियाँ बहुत विस्तृत हैं, लेकिन हम आपको उन्हीं बातों का अध्ययन कराते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। एवं आप अगर जो भी सीरीज है इसके लेक्चर आप पढ़ते हैं तो आपको किसी भी जो इतिहास की बुक है उसको उठा के पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आप राज्य से संबंधित या केंद्र से संबंधित परीक्षाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते तो इन लेक्चर में जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वह पर्याप्त है। और अगर आप यह अध्ययन कर लेते हैं और इसके बाद जो आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी और इतिहास को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
अगर प्रयास पसंद आया हो तो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और आपको लेक्चर तभी समझ में आएगा जब सीरीज बाई एक के बाद एक लेक्चर देखते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन में जो यूट्यूब पर जो काम चल रहा है, इसकी जो प्लेलिस्ट तैयार होनी है, खैर आप देखेंगे तो सारे लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन जब प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी तो प्लेलिस्ट के अनुसार आप एक के बाद एक लेक्चर को देखिए। आपको सारे लेक्चरों के माध्यम से पूरे इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और यह जो सीरीज है इसको हम जब तक जारी रखेंगे जब तक कि हम सन 1947 तक अपनी यात्रा को समापन नहीं कर देते। और इसके बाद हम पॉलिटी का अध्ययन करेंगे, जो कि 47 से प्रारंभ होती है। उसको प्रारंभ ना कर 1773 से प्रारंभ करेंगे और हम फिर से इतिहास में पुनः वापस आकर, जो कि संवैधानिक रूप से जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो पॉलिटी में प्रश्न आते हैं जिनका जो वेटेज होता है, हर बार लगभग 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन जो भी यूपीएससी का पेपर होता है, पीएससी के पेपर होते हैं, उनमें पूछ लिए जाते हैं। वो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे। और इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, आप अगर इतने लेक्चर को पढ़ लेते हैं तो आपको वैसे भी उनको जो सॉल्व करने में आसानी होगी और आपके अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।